जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस को जाने, तो इसके लिए आपको अच्छी एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की जरूरत पड़ेगी। आज के समय में कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। ऐसे ही मार्केटिंग बजट से लेकर मार्केटिंग स्किल्स तक की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए बिजनेस पाठशाला हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार 3 बजे आपके लिए लेकर आएगा एक ऐसा सेशन जहां आपको मिलेंगी मार्केटिंग से जुड़ी सारी जानकारियां और साथ ही जूम सेशन के जरिए एक्सपर्ट से डायरेक्टली जुड़कर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। भारतीय विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए कर चुके श्री अनुराग पांडे जी ने भारत और बांग्लादेश के विभिन्न कल्चरल और बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत से बिजनेस वेंचर्स को सेटअप और लीड किया है। लगभग 20 वर्षों के वृहद अनुभव के साथ उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस एंड कंसल्टिंग आदि क्षेत्रों के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में डीजीएम सेल्स, रीजनल ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, कंट्री मैनेजर बांग्लादेश आदि पदों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हिंदुस्तान कोका कोला मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में एरिया सेल्स मैनेजर और सी ग्राम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में टेरिटरी सेल्स मैनेजर के तौर पर भी कार्य कर चुके श्री अनुराग पांडे जी गेट अ फ्रेंचाइजी, निम्बा क्लीन और एईआर एजुकेशन सॉल्यूशंस नाम की 3 कंपनीज के को-फाउंडर भी हैं। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल मैटर्स के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जोड़ने के लिए धन्यवाद। आज से बहुत साल पहले एक एनजीओ ने एक रिसर्च की थी और उसमें पाया था कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के जो 2 लीडिंग प्लेयर्स हैं, यस आई एम टॉकिंग अबाउट कोका कोला एंड पेप्सी। सो इनमें जो बैड कंटेंट था, आई विल नॉट नेम द कंटेंट, ऐसा पाया गया था कि जो पुअर कंटेंट था जिससे शरीर को इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से बहुत नुकसान हो सकता था, वो सारे कंटेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें पाए गए थे। अब हुआ क्या कि इस तरह की एक रिपोर्ट के बाद अल्टीमेटली ये रिपोर्ट पूरे देश में तेज़ी से फैल गई और इसकी वजह से सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की पूरी सेल्स 10% पे आ गई। यानी अगर 100 माल बिकता था तो बमुश्किल 10 केसेस की सेल्स रह गई आउट ऑफ 100 केसेस। और इतना सीवियर इम्पैक्ट था इस घटना का। अब इस बैड रेपुटेशन से इन दोनों ही कंपनीज़ ने, स्पेशली पेप्सी ने तो जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए और जिस तरह से अपनी रेपुटेशन को बाउंस बैक किया, ये अपने आप में एक केस स्टडी बन जाता है एंड वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन दिस प्रेजेंटेशन। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा आ जाता है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर से या किसी शॉर्टकट से या कुछ नॉर्मल एम्प्लॉई इश्यूज़ की वजह से कभी कभी कंपनीज़ की बहुत पुअर रेपुटेशन बन जाती है, या किसी आउटसाइड संस्था की किसी रिसर्च की वजह से, या कोई और भी टूल हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आपकी जो रेपुटेशन बन रही है मार्केट में, जो बनी बनाई एक आपकी क्रेडिबिलिटी है, एक आपका ट्रस्ट है, एक आपका जो ब्रांड वैल्यू है, वो जो बनी हुई है उस पर किसी खास चीज़ की वजह से एक पुअर रेपुटेशन का ठप्पा लग जाता है। और ऐसे केसेस में, क्योंकि रेपुटेशन इज इक्वल टू बिजनेस इन मेनी अ केसेस, हम छोटी इंडस्ट्रीज़ को भी ले लें या बहुत बड़े प्लेयर्स को ले लें, रेपुटेशन अगर लॉस होती है तो उसका सीधा सा इम्पैक्ट आता है हमारे बिजनेस पर, हमारे रेवेन्यूज़ पर, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो इस तरह की सिचुएशन जब कभी हमारे पास आ जाए तो उसको कैसे एड्रेस करा जाए, इस चैलेंज को कैसे मिटिगेट किया जाए और वापस से बाउंस बैक किया जाए, इस सारे विषय पर आज चर्चा करेंगे आज के बिजनेस पाठशाला के इस सेशन में। हेलो, मेरा नाम अनुराग पांडे है और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू रिपेयर बैड रेपुटेशन। सो लेट्स सी कि क्या क्या है इस डिस्कशन में। नाउ सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाई रिब्रांडिंग या री इनिशिएटिव लेकर अपनी जो रेपुटेशन है उसको वापस से पाने के लिए रीब्रांडिंग क्यों क्रूशल हो जाती है, क्यों इसको करना चाहिए। एंड एज यू कैन सी इट कि मेंटेनिंग अ स्टेलर रेपुटेशन इज पैरामाउंट। कोई भी व्यापार आप कर रहे हो,
आपकी अपनी जो रेपुटेशन है उस बिजनेस में, आपको जिस तरह से आपका कस्टमर या आपका कंज्यूमर लेता है कि आप अमुक तरह की कंपनी है, आप वैल्यू प्रीपोजिशन पे प्ले करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, ये सारी चीज़ें ही अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल तौर पर आपके कंज्यूमर या कस्टमर को उसका परचेज डिसीजन लेने में मदद करती हैं। एंड एज अ रिजल्ट आपको रेवेन्यू आते हैं, आपको ना करके भी बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट होता है। दैट हैपेंस टू बी द कोर फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। तो आपकी रेपुटेशन अगर पैरामाउंट है और कभी अगर किसी भी वजह से आपका जो ब्रांड परसेप्शन है वो टार्निश्ड हो जाता है, वो धब्बेदार हो जाता है, वो दागदार हो जाता है, कोई एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से आपकी जो इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो है कि आपका बिजनेस लॉस होने लगता है। और उसको ही बचाने के लिए इफेक्टिव मार्केट स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीब्रांडिंग और एक्सेलेंस इन रीब्रांडिंग करना ज़रूरी हो जाता है, सो एज टू गेट योर इनिशियल पोजीशन बैक। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैड रेपुटेशन को रिपेयर करने के लिए क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को पहले समझा जाए, इनके क्रमबद्ध तरीकों से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले किस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए, बैड रेपुटेशन एक्चुअली होती क्या चीज़ है, उसको समझा जाए। और इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि कैसे इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सो दैट हम किसी भी ऐसे केस में जिसमें पुअर रेपुटेशन क्रिएट हो गई है और हम उसको मिटिगेट करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे। वी विल ट्राई टू हैव अ सॉल्यूशन ऑन दिस थिंग। सो सबसे पहले एज आई सेड कि बैड रेपुटेशन है क्या चीज़, पहली चीज़, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो समझा जाए कि किस डिग्री तक इम्पैक्ट किया है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हो भी गई है तो व्हाट इज़ बैड रेपुटेशन पहले समझ लेते हैं और उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा है, कितना इम्पैक्ट आया है, ये जान लेते हैं। सो इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेस फॉर अ बिजनेस। एक पुअर रेपुटेशन का बहुत बड़ा मतलब बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। मैं बता ही रहा हूँ कि आपके रेवेन्यूज़ पे, आपके प्रॉफिट पे, आपके एम्प्लॉयज़ पर, ओवरऑल मोरल पर, आपकी कॉम्पिटिटिव इंडेक्सिंग पर, इन सारी चीज़ों पर आपको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर आपकी रेपुटेशन लॉस हो जाती है। अल्टीमेटली होता क्या है कि आपको आपका लॉस ऑफ कस्टमर्स हो जाता है, आपके पास ग्राहक आना बंद हो जाते हैं क्योंकि रेपुटेशन पुअर हो जाती है, ट्रस्ट के इश्यूज़ हो जाते हैं, आपकी जो विश्वसनीयता थी वो उतनी क्रेडिबल नहीं रह जाती और कस्टमर या कंज्यूमर अपने आप में आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है। एंड एज अ रिजल्ट वो किन्हीं और ऑप्शंस को तलाशने लगता है और आपके अलावा दूसरों से बिजनेस करने लगता है। आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। नेगेटिव पब्लिसिटी अपने आप में बिजनेस डैमेजिंग मेजर है और आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। सो बैड रेपुटेशन का मैसिव इम्पैक्ट होता है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर रेपुटेशन पुअर हो गई तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। मैंने इस सेशन की शुरुआत में पेप्सिको का जो जिक्र किया था, तो उसमें जिस तरह के कंटेंट उस सॉफ्ट ड्रिंक में पाए गए थे, उसकी वजह से जो पब्लिक परसेप्शन तैयार हुआ था, लोगों में जो धारणा बनी थी वो इमीडिएटली ये बन गई थी कि ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे पीते हैं। फॉरगेट अबाउट एडल्ट्स जो कि ग्रोन अप्स हैं, जो इस तरह की किसी भी चीज़ों को ईजिली हैंडल कर लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स बच्चों में बहुत लोकप्रिय ड्रिंक होता है और वो बच्चे बहुत अच्छे ज़्यादा कंज्यूम करते थे। अब ऐसे केसेस में जब इस तरह के विषैले पदार्थ उसमें दिखाए गए, ऐसे कंटेंट उसमें दिखाए गए, तो इमीडिएटली पेरेंट्स का और ओवरऑल सोसाइटी का जो कंसर्न था वो एकदम ऊपर आ गया और उन्होंने एक तरह से इन प्रोडक्ट्स के लिए अपने घरों में ना लगा दी। स्कूल की कैंटीन में, स्कूल्स जो होते थे उनकी कैंटीन में भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकते थे, आज भी बिकते हैं, उन पर भी क्लियर कट नो हो गए और सारी कैंटीन से इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स का बिजनेस एकदम साफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो बहुत बड़ा रेपुटेशन लॉस के साथ साथ एक निगेटिव पब्लिसिटी भी हुई। इससे जो भी सेल्स लॉस हुआ वो तो हुआ ही, बट अल्टीमेटली फ्यूचर का बिजनेस भी डिस्ट्रॉय हुआ। यानी आज का बिजनेस भी डिस्ट्रॉय हुआ और अगर इसको एड्रेस नहीं किया होता उन लोगों ने सही तरीके से, फाइनली दे बाउंस्ड बैक, बट देन अल्टीमेटली देयर फ्यूचर वाज एट स्टेक। एक तरह से उनका पूरा भविष्य दांव पर था इन दोनों ही कंपनीज का। सो बाय प्रोएक्टिवली एड्रेसिंग द कंसर्न्स एंड कम्युनिकेटिंग ट्रांसपेरेंटली, हम लोग देखेंगे भी आगे भी कि कैसे
बहुत ट्रांसपेरेंट बिजनेस कम्युनिकेशन के माध्यम से पेप्सी ने इस तरह की सिचुएशन से पार पाया और फाइनली अपनी रीब्रांडिंग और अपनी रेपुटेशन को वापस से स्टेबल किया, बाउंस बैक किए। तो वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। तो आइए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे अप्रोच किया जाता है। सो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है कि हमें जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनका क्या परसेप्शन है उसको रिसर्च किया जाए। तो उनका जो परसेप्शन है उसके बारे में इंसाइट क्या है, कंज्यूमर लेवल पर क्या इंसाइट है, कस्टमर लेवल पर क्या इंसाइट है, इसको जाना जाए। सो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होती है? वो लोग जो हमारा बिजनेस ज़्यादा, यानी अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है और वो स्टूडेंट्स के लिए है तो वो 18 साल से 25 साल के लोग ही हमारी टारगेट ऑडियंस होंगे। मेल प्लस फीमेल हो सकते हैं या केवल मेल हो सकते हैं, किन्हीं खास सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ सकते हैं। प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर भी डिपेंड करेगा कि अफ्लुएंट सोसाइटी के लोग होंगे या लोअर सेगमेंट के लोग होंगे। इट डिपेंड्स ऑन कि प्रोडक्ट क्या है, उसका सोल्यूशन किनके लिए टारगेटेड है। लेकिन जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, उसके बारे में कंप्लीट रिसर्च करना विद अ फोकस कि उनका परसेप्शन क्या है इस ब्रांड को लेकर या इस रेपुटेशन को लेकर स्पेशली। सो व्हेन रीब्रांडिंग एंड रिपेयरिंग अ बैड रेपुटेशन, it is crucial that we research and understand the target audience and their perception. अब अगर हमारी इंसाइट, यानी जब हम कंज्यूमर से रिसर्च करते हैं, बात करते हैं, उसके लाइव इंटरव्यूज़ लेते हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज़ के बाद हमें पता चलता है कि ये हमारे ब्रांड के बारे में क्या सोच रहा है। सो फॉर एग्जांपल पेप्सिको ने जब इस तरह की घटना हुई थी इनके ब्रांड के साथ, पेप्सी के साथ, तो फाइनली दे डिड लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च एंड उसकी कंज्यूमर की पूरी अंडरस्टैंडिंग ली थी। स्पेशली जो पेरेंट सेगमेंट था विच वॉज नॉट अलाउइंग, और द स्कूल्स जो अथॉरिटीज़ थे वो बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे। बच्चों के दिमाग में भी एक बहुत निगेटिव परसेप्शन आ गया था कि दिस ड्रिंक इज़ बैड एंड इज़ डेट्रीमेंटल फॉर आवर हेल्थ। हमारा जो स्वास्थ्य है उसके लिए ये बहुत बुरा ड्रिंक है, ऐसा एक जो परसेप्शन बन गया था। उसमें उन्होंने जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की कंज्यूमर लेवल से, तो उन्होंने पाया कि ये इनका प्राइमरी कंसर्न है। इसलिए कभी भी अगर ऐसा होता है कि आपका बिजनेस किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से या किसी एक्ट ऑफ कंपटीशन या आउटसाइड एजेंसी की तरफ से अगर ऐसा कर दिया जाए, तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रही है, उसका डर क्या है, उसके कंसर्न्स क्या हैं जो एड्रेस नहीं हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देख लेना चाहिए कि यहाँ से निकल के, यानी अभी तक वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करता था, अब इफ़ ही इज़ नॉट गोइंग टू बाय आवर प्रोडक्ट, वेयर विल ही बी गोइंग और शी विल बी गोइंग, वो अगला वो कहाँ से जाके व्यापार करेंगे। सो इस तरह की जो इंसाइटिंग होती है, एक जो कंप्लीट मैपिंग होती है आपके प्रति, जो उसका परसेप्शन था और करेंटली है, उसकी जो मैपिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है इन ऑर्डर टू डिज़ाइन इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक ऐसा बड़ा शब्द है जो आइसोलेशन में तो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो वो कंज्यूमर लेवल पर जो गैप्स आ गए हैं या थे या पहले नहीं थे लेकिन अब आ गए हैं, उनको रीड आउट करता है और उनके बेसिस पर अपना मार्केटिंग प्लान बनाता है। अब मार्केटिंग प्लान ये भी हो सकता है कि हमारी पुअर पैकेजिंग की वजह से कोई पुअर परसेप्शन डेवलप हो रहा है, या हमारी प्राइसिंग सडनली बहुत हाई है एंड एवरीबडी हैज़ अडॉप्टेड टू अ न्यू टेक्नोलॉजी, और ऐसा लग रहा है कि वी आर जस्ट मिल्किंग द कंज्यूमर्स, लेकिन ऐसा नहीं होना है और हम अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स पे ही हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रियल इश्यूज़ क्या हैं कंज्यूमर लेवल पर और किस वजह से हमारा ट्रस्ट एकदम चला गया है कि हमारे किसी खास कभी कभी शॉर्टेजेस हो जाती हैं प्रोडक्ट की। उस समय पर अगर बहुत अच्छा कंज्यूमर बेस होता है तो कई बार डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो मिडल मैन होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करने लगते हैं। लिकर ट्रेड में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि बहुत ओवर रेट चार्ज किया जाता है कुछ ब्रांड्स का, उनकी अवेलेबिलिटी अगर प्रॉब्लमैटिक है, एंड एज अ रिजल्ट एक नेगेटिव परसेप्शन बनने लगता है उस तरह के ब्रांड का। तो इट डिपेंड्स ऑन कि इशू है क्या। आपको पूरी तरह से अपनी ऑडियंस की रिसर्च करनी पड़ेगी और आपके प्रति जो परसेप्शन है वो एग्जैक्टली कहाँ पर गिरा है, क्या है, इसकी पूरी इंसाइटिंग आपको लेनी पड़ेगी। देन ओनली यू कैन हैव you can tailor the marketing strategies to effectively address their needs and rebuild trust, क्योंकि ultimately किसी भी reputation issue का end outcome trust है कि
विश्वास ही नहीं रह गया, और जहाँ विश्वास नहीं रह गया तो वहाँ पर परचेज डिसीजन भी नहीं होता या बिजनेस डिसीजन नहीं हो पाता। इफ इट्स अ B2B कंपनी, बिजनेस के डिसीजंस पूरी तरह से मतलब बैकफुट पे आ जाते हैं। एंड तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द परसेप्शन और गैप एरिया क्या है, स्पेशली आपके टारगेट ऑडियंस में। आपको जाकर वाया मार्केट रिसर्च टेक्निक्स जो होती हैं उनके माध्यम से आपको जाकर इस बारे में कंप्लीट रिसर्च करनी चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कैसे हमारा जो परसेप्शन है वो लूजन अप हुआ है और किन किन इश्यूज़ पर हमारी रेपुटेशन नीचे गई है या डिस्ट्रॉय हुई है। अब जबकि हमने मार्केट रिसर्च कर लिया और अपनी टारगेट ऑडियंस से ये समझ लिया कि इन 2 से 3 इशू पे, जैसे पिछले केस की हम बात कर रहे हैं पेप्सिको में, तो हेल्थ वाज द मेजर कंसर्न, स्पेशली यंगस्टर्स की या किड्स की जो हेल्थ है वो मेजर कंसर्न निकल के सामने आई थी। एंड ओवरऑल सोसाइटल लेवल पर भी इट वाज अ हेल्थ हज़ार्ड। ऐसा माना गया कि ये ड्रिंक हम इतने सालों से पी रहे हैं और इसमें तो बहुत बुरी चीज़ें हैं। ये जब एक एनजीओ की, और वो एक सशक्त एनजीओ था, उसकी रिपोर्ट सामने आई तो एवरीबडी वाज टेकन अबैक। और इस तरह की बात तो कंपनी ने जब जाके देखा, सो पेप्सिको वेंट टू इट्स कंज्यूमर्स एंड फाउंड आउट कि ये मैसिव हेल्थ कंसर्न है सोसाइटी लेवल पर, नॉट ओनली द पेरेंट्स बट एवरीबडी वाज कंसर्न। और उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस में जाके देखा तो आगे के स्टेप्स भी, आई विल कोरिलेट दिस एंटायर केस विद यू। आगे के स्टेप्स में अब समस्या ये है कि हमने जान लिया है कि किन किन पॉइंट्स पर हमारी रेपुटेशन का लॉस हुआ है। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो किन किन पॉइंटर्स पे, यानी ट्रस्ट पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे देयर वाज एन इशू, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जो हाईलाइट हुए उन पर बात हुई थी। सो इन सारी चीज़ों पे अब हमारी रीब्रांडिंग के किन किन पॉइंट्स पे हम रीब्रांडिंग करेंगे, वो की एलिमेंट्स क्या होंगे जिनको हम टच करेंगे सो दैट जो हमारी रेपुटेशन का लॉस हुआ है वो बाउंस बैक करे। सो टू अचीव रीब्रांडिंग सक्सेस, बिजनेसेस हैज टू फोकस ऑन द की एलिमेंट्स। अब क्या होते हैं ये? यू नीड टू डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी वेरी प्रॉपरली। पहले भी आपने एक ब्रांड बनाया था और उसकी ब्रांड की एक आइडेंटिटी थी कि ये इस तरह का ब्रांड है, इस प्रॉमिस के साथ आता है। ब्रांड इज अ प्रॉमिस और वो सारी चीज़ें डिलीवर करता है। इन बिटवीन इफ देयर इज अ लैप्स ऑफ दैट प्रॉमिस, यू हैव टू क्रिएट अ फ्रेश आइडेंटिटी और यू हैव टू स्ट्रेंथन द सेम स्टोरी बट विद अ डिफरेंट स्टाइल। सो आपको बहुत क्लियरली अपनी ब्रांड आइडेंटिटी और जो आपका मैसेज है, जो ब्रांड कम्युनिकेशन है, इन 2 चीज़ों पर तो शर्तिया काम करना पड़ता है कि आपकी जो रेपुटेशन है वो बाउंस बैक कैसे करेगी। तो आपको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी वाले एलिमेंट को टच करना पड़ेगा और उसके साथ ही आप जो मार्केट को मैसेज देते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, जो अपने कंज्यूमर से कम्युनिकेट करते हैं, उसको भी आपको टच करना ही पड़ेगा। सेकेंड, you need to conduct a thorough market analysis and competitive research। अब इम्पॉर्टेंट फिर से ये है कि हम एक तरह से अपने बिजनेस को बहुत अफ्रेश एक बार देखना शुरू करते हैं लेंस लगा के कि क्या क्या हो सकता है। तो पहले स्टेप पे जैसे मैंने बताया भी कि आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है और जो सब्सिक्वेंट मैसेज आप अपने कंज्यूमर्स को देते हैं उसको आपको इवैल्यूएट करना है और उसको रीप्लान करना है, टच बेस करना है। सेकेंड पॉइंट वाज कि आपकी मार्केटिंग, जो मार्केट एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस क्या बोल रही है, चैनल क्या बोल रहा है, वेंडर्स क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या बोल रहे हैं। एंड साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव रिसर्च भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि ये ही क्रूशल है। इन 2 एलिमेंट से, मार्केट एनालिसिस और कंपटीशन एनालिसिस को करने के बाद ही आप अपना जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो वापस से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसी को हाईलाइट कर पाएंगे। सो दैट इज कनेक्टेड टू द मैसेज पार्ट जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। और तीसरी चीज़ जो ये है कि आपको एक कॉम्प्रहेंसिव यानी कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। अब बहुत बार क्योंकि आप अपनी बात केवल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के माध्यम से ही कह पाते हैं या PR ड्राइव्स के माध्यम से कह पाते हैं, तो एक ओवरऑल 360 डिग्री जिसको कॉम्प्रहेंसिव या इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन बोलते हैं, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंड योर बैड रेपुटेशन। सो इन 3 चीज़ों को करने के बाद ही आप कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है या कस्टमर का जो ट्रस्ट है उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। सो और लास्टली मतलब ये 3 स्टेप करने के बाद आपको
मॉनिटर करना होगा और एडैप्ट करना होगा कि आपके जो रीब्रांडिंग के एफर्ट्स हैं, जो कि कस्टमर रिसर्च के बेस्ड पे आए थे, उसके फीडबैक के बेसिस पे आए थे, वो कैसे जा रहे हैं, आर दे वर्किंग वेल फॉर यू और नॉट। और ये कांस्टेंट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के प्रोसेस में आपको डालना पड़ेगा। ये नहीं होने जा रहा है कि आपने इमीडिएटली उसको चेंज किया, ब्रांड आइडेंटिटी पे काम किया, ब्रांड मैसेजिंग पे काम किया, मार्केट एनालिसिस और कंपटीशन एनालिसिस करके अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को रीफ्रेज किया, देन एक तगड़ा सा मार्केटिंग कैंपेन बनाया, एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाया और सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स भी बढ़ाए और अच्छी खासी एडवर्टाइजिंग करके आपने अपना ट्रस्ट रीबिल्ड कर लिया। ट्रस्ट टूटने में बहुत कम समय लगता है, ट्रस्ट वापस से बिल्ड करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो ये एक कांस्टेंट और कंटिन्यूस प्रोसेस होने वाली है एंड यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। अभी कुछ दिनों पहले अदानी समूह, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और मल्टीपल कैटेगरीज में उनके बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर एक आक्षेप लगा कि उन्होंने अपने स्टॉक्स का मैनिपुलेशन किया है। ये आरोप लगाया, हिंडनबर्ग करके एक संस्था है, उसने इट्स अ काइंड ऑफ एनजीओ हु हैज़ बीन डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क, ये शॉर्ट सेलिंग का काम होता है। और तो उस संस्था ने ये आरोप लगाया अदानी समूह पर कि इन्होंने अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके लगभग 218 बिलियन यूएस डॉलर्स का हेरा फेरी किया है, स्टॉक्स में हेरा फेरी किया है, काउंटिंग प्रैक्टिसेस में मैल प्रैक्टिसेस की हैं। एंड एज अ रिजल्ट अब हुआ क्या कि ये जो खबर आई तो अदानी समूह के जो शेयर्स थे वो धड़ाधड़ करके गिरते चले गए और जिन लोगों ने भी अदानी के शेयर्स बाय कर रखे थे उनमें एक पैनिक क्रिएट हो गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह है और ऐसा परसेप्शन था कि बहुत सारा काम इंडिया में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है अदानीज को और इस तरह से उनको बहुत सारा काम मिलता है। तो इट वाज सपोज टू बी अ मैसिव इशू एक तरह से, और इंडियन पार्लियामेंट में भी उसके बारे में बातचीत होने लगी। तो ये जब चीज़ आई तो अदानी ने भी बहुत, इस ग्रुप ने बहुत ठंडे दिमाग से, इनके जो कॉरपोरेट टीम है उसने बहुत ठंडे दिमाग से बाय एंड बाय ये जो सारे इश्यूज थे इनके बारे में उन्होंने डिटेल्स अवेलेबल करानी शुरू की। इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा था वो रेलेवेंट अथॉरिटीज से बहुत ट्रांसपेरेंटली शेयर किया गया और उसके बाद उन्होंने उनके जो हेड थे उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपीयर करना शुरू किया, बहुत सारा पीआर का काम हुआ, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग की गई। अल्टीमेटली 3 से 4 महीने के बाद अदानी समूह वापस से बाउंस बैक कर गया और उस घटना को पीछे छोड़ आया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो हम लोग जब बात कर रहे थे कि हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग सक्सेस हैं उनको कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा, की एलिमेंट्स को, अगर रेपुटेशन का लॉस हो भी गया है तो हाउ टू एड्रेस इन ऑर्डर टू बाउंस बैक, तो उसको कैसे किया जाए। अगला जो चरण है वो ये बताता है कि सबसे पहले ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक कंपेलिंग ब्रांड मैसेज जनरेट किया जाए। अब ये क्या चीज़ है कि हर ब्रांड जो कम्युनिकेट करता है वाया इट्स एम्प्लॉयज़, वाया इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, वाया इट्स वेंडर्स, वाया इट्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, वाया इट्स पीआर ड्राइव या वाया सोशल मीडिया, वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, जिन चीज़ों को कम्युनिकेट करता है अल्टीमेटली वही तो कंज्यूमर या कस्टमर्स पर आती हैं और उनके बेसिस पर कस्टमर अपना परसेप्शन बनाता है, अपनी धारणा बनाता है कि ये ब्रांड ये हमसे कह रहा है और उसका परसेप्शन एक बनना शुरू होता है। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपके रेपुटेशन इशू क्रिएट हो जाए तो यू नीड टू रीडू, रीफ्रेज अ कंपेलिंग ब्रांड मैसेज, और ये बहुत क्रूशल है एक पुअर रेपुटेशन को रिपेयर करने में। मैसेज कैसा होना चाहिए? मैसेज बहुत ऑथेंटिक और सिंसियर होना चाहिए। I'll शेयर अ स्टोरी। तो जब पेप्सी अपने इस संघर्ष पर चल रही थी और बहुत तगड़ा उनका रेपुटेशन लॉस हुआ था, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट किया था वो उनके सीईओ ने किया था। दैट टाइम सीईओ डिसाइडेड कि अगर ये इशू है, पहले तो उन्होंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स अपने कंज्यूमर्स के शेयर किए कि वो उन पर गए, उनके वीडियो शूट्स हुए। ऐसा नहीं है कि सारे ही पेरेंट्स डरे हुए थे। अब 20 साल से बहुत सारे लोग एक ड्रिंक कंज्यूम कर रहे थे और उस ड्रिंक
की वजह से उनकी सेहत पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। तो रातों रात एक रिपोर्ट आ गई और सडनली उसकी वजह से सब कॉन्शियस हो गए, कॉशियस हो गए। तो उससे उसको मिटिगेट करने के लिए, उस परसेप्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कंपनी बहुत से अच्छी पर्सनालिटीज़ पे गई, ऑथेंटिक लोगों पर गई, ऑथेंटिक कंज्यूमर्स पे गई, इन्फ्लुएंसर्स पे गई और उनसे बातचीत की और उनके जो वीडियोस थे, जो उनके टेस्टिमोनियल्स थे, उनको शेयर किया गया सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे जो भी उस समय कंपनी कर सकती थी। बट सबसे बड़ा काम जो ये किया उस कंपनी के सीईओ ने किया और एक एड शूट हुआ जिसमें वो सीईओ अपने बच्चे को वो सॉफ्ट ड्रिंक दे रहा है और इस बात का कह रहा है कि एज ए फादर, एज ए पेरेंट, अगर मैं अपने बच्चों को कोई चीज़ दे रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि इसमें एक भी पैसे की कोई कमी नहीं है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इस सुरक्षा का वायदा मैं खुद आपको करता हूँ और इसीलिए मैं अपने भी परिवार में इसको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कोई ख़राब चीज़ है जिसको आपको तो मैं दे रहा हूँ लेकिन अपने परिवार को नहीं। अब ये मैसेज और ये ऐड आने के बाद within 15 days, I mean, this worked like proper solution। जो एक समस्या थी, जो एक ट्रस्ट का इशू था, वो कंप्लीटली कंपनी के फेवर में जाने लगा कि ठीक बात है, अगर इसमें ऐसा कुछ था जो तो 20 साल से इस तरह के हैजार्ड्स हमको मिलने चाहिए थे जो कि नहीं हुए। फिर एक कॉम्परेटिव स्टडी भी कंपनी ने रिलीज़ की वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे या पीआर ड्राइव्स के थ्रू कि उन्होंने ये भी देखा है कि जिस कंटेंट की बात हो रही है वो अगर सॉफ्ट ड्रिंक में 15% है तो वो एक एप्पल जिसको कि बहुत हेल्दी माना जाता है क्योंकि ये पानी ड्रिवन कंटेंट था, मतलब इट वाज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन कंट्री। और तो अगर 15% सॉफ्ट ड्रिंक में था तो उन्होंने देखा है कि कैसे एप्पल में 60% था, यानी सेब के अंदर, जो कि बहुत पौष्टिक माना जाता है और हर परिवार उसको देता है। और इस तरह से उन्होंने पूरी एक सीरीज रिलीज की थी कि जो सो कॉल्ड बहुत हेल्दी फूड होता है उनमें कितना कितना ये कंटेंट होता है। तो आप देखिए कितना स्मार्टली, सबसे पहले तो उनके सीईओ ने अपने ही घर पर वो जो अपने ही बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक देने का जो ऐड था और जो भरोसा दिलाया पूरे कंज्यूमर जो उनकी कंपनी के थे उनको जो भरोसा दिलाया, उसकी वजह से भी वो कन्विक्शन वापस आया। दूसरी चीज़, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और टेस्टिमोनियल्स के थ्रू उन्होंने वापस से जो ग्राउंड लूज कर दी थी वो रीगेन करनी शुरू हुई। और तीसरी चीज़, उन्होंने जो कॉम्परेटिव एनालिसिस करी कि भाई इफ़ दिस इज़ बैड देन सो कॉल्ड वेरी हेल्दी फूड इज़ ऑल्सो मच बैड, मतलब वो ज़्यादा बुरा है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट ड्रिंक में जिसमें हद से हद 15% या 20% का वो कंटेंट अवेलेबल है। अब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड थी, ब्रांड मैसेज कैसे कर रहा है। तो ब्रांड ने अपना जो मैसेज डिज़ाइन किया और उनको जो रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स पर डाला, उसकी वजह से दे वर एबल टू एड्रेस दिस चैलेंज। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑथेंटिक, क्लियर और जो हमारा डिज़ायर्ड परसेप्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं उससे अलाइंड मैसेज क्रिएट करें अगर कभी हमारा रेपुटेशन लॉस का इश्यू हो गया है। और वो जो भी मैसेज हो दैट हैज़ टू एम्फेसाइज द कंपनीज कमिटमेंट टू चेंज एंड हाईलाइट की डिफरेंशिएटर्स, कि अगर हम बदल भी रहे हैं तो हम क्या बदल रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी फाइनेंशियल प्रैक्टिस की बात हो है और वो हाईलाइट भी हो गई तो हम कंसर्न अथॉरिटीज़ पे जा सकते हैं, वी कैन टेक द गाइडेंस एंड डिक्लेयर इट प्रॉपरली। तो जो सिंसियरिटी होती है वो नोटिसेबल होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक एंड सिंसियर यूजिंग इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग टेक्निक। जैसा मैंने पेप्सी के एग्जाम्पल में भी आपको बताया कि सीईओ डिसाइडेड दैट ही विल शूट एन एड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना एड खुद शूट करेगा। उसके पहले सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री मान के चलिए कि ब्रांड एम्बेसडर्स पर चलती थी। ब्रांड एम्बेसडर यानी फिल्म स्टार्स होते थे, स्पोर्ट्स के बड़े बड़े स्टार्स होते थे, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन अगर वो किसी बड़े स्टार को ले आते तो शायद उसकी बात ना मानी जाती, क्योंकि ये होता कि बिकॉज दे आर पेड सो दे आर सेइंग इट, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। फर्क पड़ा जब उस कंपनी के सीईओ ने अपने बेटे को ही वो ड्रिंक दे रहा था एंड देन ही स्टार्टेड दिस कन्वर्सेशन कि दिस इज़ नॉट बैड, अगर ये बैड होती तो एज ए फादर मैं ये काम नहीं करता। और इस कंपनी के सारे लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, और उस समय उस कंपनी में 14,000 लोग काम कर रहे थे। तो जब इतने लोग कॉन्फिडेंट हैं, जो बना रहे हैं उन्हें मालूम है कि वो अपने बच्चों को ये ड्रिंक दे सकते हैं, तो इट इज़ सुपर सेफ। और ये मैसेज एकदम डिफरेंट मैसेज था और बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के थ्रू और
कस्टमर टेस्टिमोनियल्स को इनकॉर्पोरेट करके बनाया हुआ था, जिसका कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सो वी नीड टू क्राफ्ट अ कंपेलिंग मैसेज। ब्रांड मैसेज जो हम क्राफ्ट करें वो बहुत कंपेलिंग हो, और उसका जो शेयरिंग की जो टेक्निक हो, जो स्टोरी टेलिंग हो, वो भी उतनी ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर लॉस होता है बैड रेपुटेशन से, तो एक तरह से पूरा बिजनेस ही दांव पर लग जाता है। अब अगले चरण में ये भी देखना होता है कि कई बार केवल मैसेज और कम्युनिकेशन से काम नहीं बन रहा है, और हमको जो हमारी आइडेंटिटी है उस पर भी काम करना है। सो वी नीड टू क्रिएट अ विजुअली अपीलिंग ब्रांड आइडेंटिटी। यानी जो हमारी ब्रांड आइडेंटिटी, जो हमारे विजुअल्स हैं वो कैसे हैं, जो हमारा लोगो है, जो हमारे कलर थीमेटिक्स हैं, या जो हमारे फॉन्ट्स हैं, जो हमारा म्यूजिक है, जो हमारे एस्थेटिक्स हैं। अगर हम स्टोर मैनेजमेंट में हैं तो हमारा स्टोर कैसा है। अक्सर एक खास लेवल पर आके, और अगर हम पुअर रेपुटेशन इश्यूज से संघर्ष कर रहे हैं, तो इट इज एडवाइजेबल कि हम पुरानापन छोड़ के जो नई आइडेंटिटी है उसको क्रिएट करते हैं। सो वी नीड टू देन टॉक अबाउट हाउ वी कैन डिजाइन आवर रीब्रांडिंग एफर्ट, जो कि रिफ्लेक्ट करें डिजायर्ड परसेप्शन एंड रेजोनेट विद द टारगेट ऑडियंस। यानी जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको, उससे रेजोनेट करे। मार्केट रिसर्च करने के बाद, टारगेट ऑडियंस की मार्केट रिसर्च करने के बाद जो भी इंसाइट्स आती हैं, उनमें जब ब्रांड आइडेंटिटी का चेंजेस हम डिसाइड करते हैं कि नाउ वी नीड टू टच दिस एलिमेंट, और अपनी ब्रांड आइडेंटिटी है उस पर काम करना है, उसके बेसिस पर ही वो नयापन, वो नई अप्रोच आती है, जिससे कंज्यूमर या कस्टमर को लगता है कि दे हैव चेंज्ड फॉर बेटर। एक रेपुटेशन का इशू हुआ था, दे हैव एड्रेस्ड इट वेल, एंड नॉट ओनली दैट, दे आर नाउ लीपिंग फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ रहे हैं एक और बेहतर प्रोडक्ट या सोल्यूशन देने के लिए, और जो कि रेजोनेट भी करता है। अगर कलर थीमेटिक्स हैं, यंगस्टर्स ड्रिवन हैं, तो वो अलग होंगे। कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पर काम होता है। सो दिस इंक्लूड्स, एज आई टोल्ड यू, कि एक मेमोरेबल लोगो क्रिएट हो, यानी ऐसा लोगो, और इस पे डिज़ाइन टीम को आपकी बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। ऐसा लोगो क्रिएट हो जो कि बहुत मेमोरेबल हो, एकदम दिमाग में पड़ जाए। हमें अप्रोप्रिएट कलर्स एंड फॉन्ट्स लेने चाहिए। प्रोफेशनल कलर्स होंगे या यूथफुल होंगे, बहुत कलरफुल होंगे, क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट है क्या, और आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ वो अलाइंड है कि नहीं। सो कलर्स, लोगोज, फॉन्ट्स, ये जितने भी मार्केटिंग मटेरियल हैं, इनको बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पर रीटच करना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए, सो दैट आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है, जिसको आप वापस से क्योंकि अब आप अपना ब्रांड फिर से बना रहे हैं, आपका ट्रस्ट का लॉस हुआ था, आपकी रेपुटेशन पुअर हो गई थी, तो उसको वापस से रिक्लेम करने के लिए यू आर काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यू एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, और उसमें आपका लोगो, आपकी थीमेटिक्स, आपका फॉन्ट, आपका म्यूजिक, आपका एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा, क्या होगा, ये सारे जो विजुअल्स क्रिएट होते हैं, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। सो अ विजुअली अपीलिंग ब्रांड आइडेंटिटी हेल्प्स टू ग्रैब अटेंशन, एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी एंड अल्टीमेटली रिपेयर अ बैड रेपुटेशन। तो यानी एक अच्छी ब्रांड आइडेंटिटी अगर अपन फिर से क्रिएट कर ले जाते हैं, तो उसका फिर से फ़ायदा ये होगा कि हम वापस से ध्यानाकर्षण कर पाएंगे, हम अटेंशन को वापस से ग्रैब कर पाएंगे अपने कंज्यूमर सेगमेंट में, और साथ ही साथ हमारी विश्वसनीयता दोबारा वापस आएगी। हम अच्छा मैसेज दे रहे हैं, अच्छा कॉम्पलिंग स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का यूसेज कर रहे हैं, हमने अपने ब्रांड की आइडेंटिटी पर भी काम कर लिया, और इन सारी चीज़ों को करने के बाद जब हम ये सारे काम कर लेते हैं, तो हमारी विश्वसनीयता वापस आने लगती है। पीपल नाउ थिंक कि हम सीरियस हैं, हम सिंसियर हैं, और हम पर वो वापस से विश्वास कर सकता है, और ये सारी चीज़ें बैड रेपुटेशन को अल्टीमेटली रिपेयर करती हैं। अब जो अगला स्टेप होता है कि बैड रेपुटेशन हो जाए और उसके बाद हम क्या करें। सो नाउ इज़ द टाइम व्हेन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात आती है कि भाई ब्रांड आइडेंटिटी हमने बना ली है, और हमारा मैसेज भी हमने रीड्राफ्ट कर लिया है, हमें अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से बात क्या कहनी है ये भी डिसाइड हो गया है। सारी सिंसियरिटी के साथ, बाकायदा टेस्टिमोनियल्स के साथ अपने ब्रांड को रीटच करने के बाद, उसकी आइडेंटिटी को रीटच करने के बाद, जो
अब टाइम आ जाता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम करेंगे क्या। हम सोशल मीडिया ड्रिवन हो जाएंगे, या हम ऑफलाइन चैनल में जाएंगे, हम बहुत सारा पीआर ड्राइव करेंगे। तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इस रेपुटेशन को मेंड करने के लिए। एक जो इशू हुआ है, एक जो चैलेंज आया है पुअर रेपुटेशन का, फॉर वॉट एवर रीजन्स इट हैज़ कम, लेकिन जब वो आ जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए आफ्टर डूइंग दीज 2 स्टेप्स, जिनकी जानकारी मैंने पिछली 2 स्लाइड्स में दी है, तीसरी बात यह है कि हाउ डू वी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। और फोकस फिर से वही है कि ट्रस्ट को वापस से कैसे पाया जाए, हाउ टू रीगेन द ट्रस्ट। सो क्या क्या करना होगा, यू हैव टू रीबिल्ड ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी, एड्रेसिंग कस्टमर कंसर्न्स प्रॉम्प्टली एंड एंगेजिंग इन पॉजिटिव पब्लिक रिलेशंस, leveraging social media to showcase positive experiences। अब ये एक बहुत मतलब एक 360 डिग्री अप्रोच हो गई कि सबसे पहले वो जो सिंसियरिटी और जो ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए वो आपके वेरियस टेस्टिमोनियल्स और इस तरह के एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के थ्रू, तो उनको कितना आप जगह देंगे, क्या मीडिया यूज़ करेंगे, मीडिया प्लानिंग आपकी क्या है, कैसे आप उस पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इट विल बी अ प्रिंट मीडिया कैंपेन, या ये होर्डिंग्स पे होगा, ऑफलाइन होगा, या ये एटीएल होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाएगा, वेरियस चैनल्स पे जाएगा। इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, डिपेंड्स अगेन ऑन द मनी पावर यू हैव, और किस साइज़ का इशू आप हैंडल कर रहे हैं, आपका अपना टर्नओवर क्या है। तो इसके बेसिस पर आप अपना मीडिया प्लान डिसाइड करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। आप जो जैसे दैट सीईओ डिसाइडेड कि आई विल बी द फेस ऑफ द कैंपेन, तो फेस ऑफ द कैंपेन कौन होगा इस सारे केस में। अब ऑफ कोर्स पेप्सिको सीईओ वाज अ वेरी सुआव गुड लुकिंग पर्सन, और इस जगह पर उसका रोल था, तो ही टुक दैट प्लंज। लेकिन ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फेस ऑफ द कैंपेन ब्रांड होगा या फेस ऑफ द कैंपेन कोई व्यक्ति होगा, वो कौन होगा। देन किस मीडिया पर जाएंगे, मीडिया की प्लानिंग क्या होगी, कितना रिसोर्सेज, कितना बजट डालेंगे उसमें, ये सारी चीज़ें, सो दैट हम जो कस्टमर का कंसर्न्स हैं, अच्छा एंटायर कैंपेन हैज़ टू बी टारगेटिंग दैट कंसर्न। हमने मार्केट रिसर्च जब करी थी और जब पाया था कि हेल्थ इशू की वजह से एक कंसर्न पूरी सोसाइटी में जनरेट हुआ है, तो पेप्सिको ने उसी इशू को टैकल किया था। ये नहीं टैकल किया था कि वो कॉलेजेस में फेस्टिवल में फन लुकिंग एड बना रहा है या ये, दैट वाज अ सीरियस मोमेंट। सो दे रिस्पॉन्डेड, केवल ट्रस्ट को दिमाग में लेकर उन्होंने उस कैंपेन को डिज़ाइन किया था। तो जो कस्टमर रिसर्च आपने की थी, कंज्यूमर रिसर्च आपने की थी, उसको ही अलाइंड करके आपका जो कैंपेन रेडी करेंगे आप उसको अलाइन करके ही करेंगे। पॉजिटिव पब्लिक रिलेशंस का बहुत बड़ा रोल है। These reports which do appear on print media, यानी अखबारों में जो आप पढ़ते हैं अलग अलग कंपनीज़ के बारे में, बिजनेस मैगजीन्स में आप पढ़ते हैं, नेशनल टीवी पर आप देखते हैं कि किसी का इंटरव्यू आ रहा है, इकोनॉमिक सेक्शन में आ रहा है, CSR एक्टिविटीज़, कुछ अच्छे काम करती रहती हैं कंपनियां, कम्युनिटी को वापस दे रही होती हैं सोशल लेवल पर। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके कंज्यूमर तक पहुंचाने पर एक फील गुड जनरेट होता है। तो जो पीआर एक्सरसाइज है, जो पीआर डिपार्टमेंट है कंपनी का, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसमें उसका जब कभी रेपुटेशन इशू आता है, क्योंकि ये सारे काम एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए कंपनियां लगातार वैसे भी करती रहती हैं, जिसको पब्लिक रिलेशंस बोलते हैं, कि समाज या कम्युनिटी या सोसाइटी के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसमें हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, एक डिपार्टमेंट होता है, ये उसका काम होता है। जब बहुत चैलेंजिंग टाइम आ जाता है, जो पुअर रेपुटेशन इशू आता है, तो उसमें इस डिपार्टमेंट का रोल बढ़ जाता है। तो आपका जो पीआर का प्लान है वो क्या है, वो कैसे आप अचीव करेंगे, वो किस पे टारगेटेड है, किन किन एलिमेंट्स को आप यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। और उसके बाद, बिकॉज वी आर लिविंग इन द ईरा ऑफ इंटरनेट, तो सोशल मीडिया पर आपकी क्या प्रेजेंस है, आप को क्या फीडबैक मिल रहा है, आप कैसे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, आप उसमें अपनी रेपुटेशन को कैसे मेंड कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू बन जाता है। इस पर डिटेल में मैं नेक्स्ट सेक्शन में बात करूंगा। लेकिन इन चारों चीज़ों पर अगेन रिपीट की ट्रांसपेरेंसी, पेप्सिको वाला एग्जाम्पल मैं दे रहा था, ट्रांसपेरेंटली, सिंसियरली हम कस्टमर की कंसर्न्स प्रॉम्प्टली एड्रेस करें,
पॉजिटिव पब्लिक रिलेशंस में एंगेज हों और सोशल मीडिया को लिवरेज करें अपने अपने इस ब्रांड आइडेंटिटी और मैसेज के कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। तो कंसिस्टेंटली अगर हम ऑथेंटिक ब्रांड वैल्यू डिलीवर करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, then businesses can regain trust and rebuild a strong reputation in their industry। यानी अगर ये सारे काम किए जाएं और ठीक से किए जाएं तो जो आपकी रेपुटेशन का इशू हुआ है वो आप वापस से रीगेन कर ले जाएंगे और आपकी रेपुटेशन बाउंस बैक कर जाएगी इंडस्ट्री में। अब बिकॉज वी आर लिविंग इन इंटरनेट एरा, यानी बहुत सारे सोशल चैनल्स हैं जहाँ पर कंज्यूमर भी जा रहा है और अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में फीडबैक दे रहा है, और हम अपने ब्रांड को कैसे उसमें दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जब कभी ऑनलाइन चैनल्स पर भी या इन जनरल एक रेपुटेशन का इशू आ जाता है तो उसको कैसे मेंड किया जाए, यू हैव टू बी श्योर अबाउट कि आप कैसे ऑनलाइन मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लीवरेज करेंगे, इसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उसका आपको प्रयोग करना है। तो हाउ टू लीवरेज दोज प्लेटफॉर्म्स, और दिस क्वालिफाइज एज अ की स्ट्रैटेजी, की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन रिपेयरिंग अ बैड रेपुटेशन। यानी अगर हमारे यहाँ कोई चैलेंज आ गया है तो उसको सुधारने में, उसको बेहतर करने में ऑनलाइन स्ट्रैटेजी, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या क्या करना होता है, विल टॉक अबाउट इट। सो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सच एज फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग B2B प्लेटफॉर्म है जिस पर हम कंपनी और उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड BTS यानी बिहाइंड द सीन चीज़ों के बारे में दिखाते हैं, कमेंट करते हैं, पॉजिटिवली अपनी ऑडियंस को एंगेज करना चाहते हैं। तो जो भी मार्केटिंग मैसेज और ब्रांड आइडेंटिटी के जो चेंजेस थे जो हम लोगों ने किए थे, उनको इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अच्छे से डालने की बहुत ज़रूरत होती है। और स्पेशली अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर ऑनलाइन, और वो जब रेपुटेशन के इश्यूज होते हैं तो सबसे ज़्यादा वोकल जो लोग होते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे होते हैं ट्विटर पर या आपके फेसबुक पेज पर या आपके इंस्टाग्राम चैनल पे, वो ऑनलाइन ही आ रहा होता है आज की तारीख में। बिकॉज अभी जो अदानी इशू हुआ था, हिंडनबर्ग वाली जो क्राइसिस हुई थी, उसमें there was a massive backlash on the practices which Adani as a business house was doing। तो एक ऑनलाइन अगर आप देखेंगे उस समय अदानी और उनकी कंपनीज और उनके माल प्रैक्टिसेस पर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे। नाउ इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड द टर्फ, और अदानी ग्रुप ने ऐसे अच्छे से किया भी। तो जितने भी सोशल चैनल्स हैं उन पर एक तो उनको लीवरेज करना, या यू नीड टू बी प्रेजेंट एट ऑल द सोशल चैनल्स। तरीके की बात यह है कि अगर आप एक बिजनेस हैं, आपको जितने भी सोशल चैनल्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर प्रेजेंट होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम हैविंग अ डिसेंट वेबसाइट टू बीइंग प्रेजेंट ऑन ईदर अ लिंक्डइन और अ फेसबुक और अ ट्विटर और अ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। इन सारी चीज़ों के अलावा आपका जो ब्लॉग है, क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं, यू कैन हैव स्टेप बाय स्टेप मैसेज, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं कि किस चैनल पर। सो ट्विटर पे या जो अभी एक्स हो गया, उस पर आप केवल लिमिटेड कैरेक्टर्स ही प्ले आउट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर इंस्टाग्राम ऑल्सो यू हैव लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स एंड कंटेंट। ब्लॉग का बहुत अच्छा यूसेज था, या वीडियो के जो व्लॉग्स होते हैं उनको आप कैसे लीवरेज कर रहे हैं, कैसे आप उनको डाल रहे हैं, सो दैट आप जो कंज्यूमर का कंसर्न है उसको एड्रेस कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है रीबिल्डिंग ट्रस्ट के लिए, कि अगर आप ये सारी चीज़ों पर ठीक ढंग से आप अपनी रेपुटेशन के लिए कॉन्शियस हैं। सोशल लिसनिंग एक शब्द होता है कि आपके बारे में क्या लिखा जा रहा है, कैसा लिखा जा रहा है, उसकी पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, और बहुत प्रॉम्प्टली उसमें से क्या क्या आप इग्नोर करेंगे, क्या क्या आप हटाएंगे अपने प्लेटफॉर्म से, और किन पर आप जवाब देंगे, ये क्लियर होना चाहिए। तो सोशल लिसनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है जब हम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं। सो क्रिएटिंग एंड शेयरिंग पॉजिटिव कंटेंट अबाउट योर ब्रांड,
रिस्पॉन्डिंग टू फीडबैक, जैसा मैं बोल भी रहा था कि अगर फीडबैक आपको दिया जा रहा है तो ये एक तरह से आपके ब्रांड के वो यूज़र्स हैं जो आपके लिए भी कंसर्न हैं और वो एक बेहतर सोल्यूशन आपसे सीख कर रहे हैं, रादर देन स्लिपिंग अवे और किसी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को ट्राई करने की जगह दे आर गिविंग यू फीडबैक, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको उसको बहुत ध्यान से लेना है। यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया लिसनिंग टूल्स कैन हेल्प businesses effectively manage their online presence and shape a more positive perception। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सारे टूल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके और जो ब्रांड आइडेंटिटी और कम्युनिकेशन या जो मैसेजेस हमने डिफाइन किए हैं, डिज़ाइन किए हैं, उन सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से अपने कंज्यूमर को दें, उसको दिखाएं वाया आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके थ्रू इसको हम लीवरेज करें, जिससे कि हमारा जो लॉस्ट ट्रस्ट है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो हमारा लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ है, उसको हम मेंड कर सकें। सो दिस क्वालिफाइज एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप स्पेशली इन टुडेज टाइम्स कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे लीवरेज कर रहे हैं जब हम किसी ऐसी क्राइसिस के शिकार हैं जिसमें हमारी रेपुटेशन का लॉस हुआ है, हमारी क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ है, एंड एज अ रिजल्ट हमारे बिजनेस पर सीधा अटैक है और एक तरह से हमारा बिजनेस ही दांव पर लगा हुआ है। तो व्हेन एवर सच काइंड ऑफ सिचुएशन कभी ऐसी स्थिति आती है तो आपको आपके ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पर भी बहुत फोकस करना होगा। वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात कर रहे हैं बार बार कि कैसे अगर कोई क्राइसिस आ जाती है जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन, बिजनेस में रेपुटेशन का बहुत बड़ा रोल है और पुअर रेपुटेशन मतलब बहुत पुअर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं, और इसलिए अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो हम उस पर बाउंस बैक कैसे करते हैं, कैसे अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को टच करते हैं, कैसे अपने लॉस्ट कंज्यूमर बेस को रीगेन करने की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, कैसे जो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो मैसेज होता है ब्रांड का, उस पर वर्कआउट करते हैं। और अभी हमने बात की कि कैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लीवरेज करते हैं। अब ये सारी चीज़ों को करने के बाद ये बहुत डायनामिक प्रोसेस होती है। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता चला आपने पेप्सी के सीईओ को देखकर आपने भी अपने का एक वीडियो ऐड शूट किया और उसको आपने मार्केट में दिया, बट यू आर नॉट एबल टू मेक दैट डेंट बिकॉज शायद इस जगह पर उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वो रीब्रांडिंग है, वो रेपुटेशन को वापस से बेहतर करना है, ना कि आप किसी एक खास टूल पर फिक्सेटेड हो सकते हैं कि नहीं यही करना है या यही करना है। और जो भी चीज़ें आप एज ए कम्युनिकेशन टूल या एज ए ब्रांड आइडेंटिटी चेंजेस आप मार्केट में डाल रहे हैं, आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहे हैं, जस्ट इंश्योर कि उनको कैसे परसीव किया जा रहा है कि आपको जानकारी हो। सो यू नीड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ योर रीब्रांडिंग एफर्ट्स। आप प्रयास कर रहे हैं रीब्रांडिंग के, जो आप लॉस्ट ग्राउंड को रिक्लेम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, रेपुटेशन बिल्ड करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। इस सारे जो इंटीग्रेटेड कैंपेन आप बना रहे हैं और अच्छा खासा पैसा, एफर्ट, एनर्जी, रिसोर्सेज सब जा रहा है उस पर, उसकी कितनी इफेक्टिवनेस आ रही है, उससे फ़ायदा हो भी रहा है या वी नीड टू ट्राई सम अदर टूल। सो यू नीड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ रीब्रांडिंग एफर्ट्स। अब इसमें की मीट्रिक्स क्या होते हैं, आपको कस्टमर फीडबैक को इंक्लूड करना होगा। भाई अगर आप मेज़र करेंगे कि इफेक्टिव हो भी रहा है कि नहीं, तो क्या क्या देख के उसको पता करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर का फीडबैक, जितना भी चेंजेस हैं वो कस्टमर लेवल पर कैसे परसीव हो रहे हैं, वो उस तरह से उसको ट्रिगर कर रहे हैं या देयर इज़ अ गैप बिटवीन जो आपने सोचा था वर्सेस जो कस्टमर अभी भी परसीव कर रहा है। ब्रांड सेंटिमेंट एनालिसिस करी जाती है कि करेंटली ब्रांड के सेंटिमेंट्स क्या हैं कंज्यूमर लेवल पर। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दैट ब्रांड, तो क्या नोटिसेबल हैं ये चेंजेस, क्या उसकी सिंसियरिटी डाउटफुल है या नहीं है, क्रेडिबिलिटी पर का स्कोर ऊपर जा रहा है कि नहीं। सो यू नीड टू टॉक अबाउट ब्रांड सेंटिमेंट एनालिसिस। वेबसाइट का ट्रैफिक भी एक बहुत डिफाइनिंग सोर्स होता है, क्योंकि जब आप निगेटिविटी आती है तो आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारा वेबसाइट ट्रैफिक आया बट दैट वाज कंप्लीटली निगेटिव।
सिमिलरली जब आप पॉजिटिव एफर्ट्स और इंटेंट डाल रहे हैं, आर यू एबल टू गेट बैक दोज काइंड ऑफ कंज्यूमर्स, या आपकी वेबसाइट पर आ भी रहे हैं? मिंत्रा का एक बहुत स्पेशल केस हुआ था जिसमें व्हेन दे काइंड ऑफ चेंज्ड देमसेल्फ, इस बारे में अभी केस स्टडी सेक्शन में वी विल टॉक अबाउट दैट, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो वेबसाइट ट्रैफिक हो गया, सेल्स, सोशल मीडिया एंगेजमेंट का स्कोर क्या चल रहा है, कितना लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगेजमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, और सेल्स का डेटा वो क्या कह रहा है। भाई ये सारी चीज़ें हो रही लेकिन मेरी सेल्स ही नहीं पिकअप हो रही है, तो अल्टीमेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। काम इसलिए किया गया था और परसेप्शंस को इसलिए मेंट किया जा रहा है कि वापस से बिजनेस बाउंस बैक करे। बिजनेस यानी हमारी सेल्स फिर से होनी शुरू हो और वापस से पीक लेवल पर जाना शुरू हो। अगर वहाँ से कोरिलेट नहीं हो रहा है तो यू नीड टू ट्राई सम अदर टूल्स एज वेल। तो ये सारे जो मीट्रिक्स हैं इनके बेसिस पर आपको देखना होगा कि जो रीब्रांडिंग के एफर्ट्स हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। एंड नॉट ओनली उस समय पर आपको बहुत रेगुलरली ये मीट्रिक्स को मेज़र करना होगा और अपने रीब्रांडिंग एफर्ट्स जो भी हैं उनमें नेसेसरी चेंजेस करने होंगे। ये बहुत डायनामिक काम होता है कि किसी भी चीज़ से आप फिक्स नहीं रह सकते, और एज एंड व्हेन जो जो फीडबैक आ रहे हैं उनको इवैल्यूएट करके कितना डाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चेंजेस, सो दैट हम कोर्स करेक्शन भी हाथ के हाथ ही करते रहें और हमारे जो रीब्रांडिंग एफर्ट्स हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हों और उससे जल्दी से जल्दी हमारी रेपुटेशन वापस से आए और हमारे बिजनेस को बाउंस बैक करने में मदद करे। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत ग्राउंड कवर की कि कैसे अगर रेपुटेशन लॉस हो जाए तो उसका प्रॉपर एक मार्केट रिसर्च होना चाहिए कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उनसे बातचीत होनी चाहिए, पता करें कि समस्या क्या है, क्या परसेप्शनल इश्यूज़ हैं और उन पे वर्कआउट किया जा सके। उसके आगे वी टॉक्ड अबाउट मल्टीपल टूल्स कि भाई ब्रांड का मैसेज टच करना पड़ेगा, ब्रांड की आइडेंटिटी पे काम करना पड़ेगा, देन अगेन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हमारी जब हमारे वीक मोमेंट्स चल रहे थे या हमारे पास एक क्राइसिस आई थी, एक चैलेंज आया था, तो हमारा कंपटीशन कैसे रिएक्ट कर रहा था। तो एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बाद हमने अपना यूएसपी डिज़ाइन किया, देन हमने सोशल मीडिया चैनल्स पर कैसे उसको लिवरेज किया जा सकता है, हमारी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे होंगे। इन सारी बातों को करने के बाद क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कैसे अगर कभी ब्रांड की रेपुटेशन या बिज़नेस की रेपुटेशन लॉस हो जाए तो उसको वापस से कैसे रिक्लेम किया जाए, कैसे हम रीब्रांड कर सकें इस कंप्लीट बिज़नेस को, इस बारे में चर्चा हो रही है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि क्या क्या कुछ कंपनीज़ के साथ हुआ और देन उन्होंने कैसे इस तरह के चैलेंजेस को ओवरकम किया, कैसे उन्होंने इस चैलेंजेस को लिया और किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, कैसे उन्होंने अपनी लॉस्ट ग्राउंड वापस पाई। सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। हिंदुस्तान में टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है, मल्टीपल कैटेगरीज में ऑपरेट करता है और इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कॉन्ग्लोमरेट। और टाटा अपने ट्रस्ट पर ऑपरेट करता है। टाटा एज अ ब्रांड इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस ऑन देयर ट्रस्ट, कि उनका विश्वास जो है मार्केट में, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स पर, उनके कंज्यूमर्स पर, उनके कस्टमर्स पर जो है उसको वो अपनी मतलब वही जो गुडविल जनरेट की है ओवर द ईयर्स टाटा ने, उसको वो बहुत बहुत सीरियसली परस्यू करता है। टाटा मोटर्स ने नैनो कार प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया था, इस प्रोजेक्ट में देयर वाज सम इशू विच केम। अब हुआ क्या था कि नैनो जो एक लखटकिया कार के तौर पर मार्केट में प्रोजेक्ट की गई थी, और जब इनिशियली ये कार लॉन्च हुई तो इसका इतना ज़्यादा डिमांड मिला था, हालांकि बाद में बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज वो डिमांड सस्टेन नहीं हो पाई और फाइनली अब वो एक्सपोर्ट मार्केट के थ्रू नैनो को दे आर काइंड ऑफ लिविंग इट। बट स्टिल उस समय जब टाटा नैनो नई नई लॉन्च हुई थी, एक मैसिव डिमांड जनरेट हुई थी, और ये इस लेवल की डिमांड थी कि जिसका कंपनी को बिल्कुल आइडिया नहीं था। सो सडनली एक साल के वेटिंग पीरियड की बातें होने लगी थी ना। इस तरह के चैलेंज और सेटबैक के लिए कंपनी प्रिपेयर नहीं थी। प्रोडक्शन के डिले हो रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर लोगों ने
एडवांसेस ले रखे थे, बट दे वर नॉट एबल टू डिलीवर द कार की डिलीवरी डेट बढ़ती ही जा रही थी और एक बैकलैश आ रहा था कस्टमर लेवल पर, कंज्यूमर लेवल पर। सो अब ग्रुप ने बहुत ट्रांसपेरेंटली, अब एक चैलेंज था और इससे टाटा जैसी कंपनी जो कि रेपुटेशन को बिजनेस का कोर मानती है, ऐसे समय पर जब वो अपने कस्टमर्स को कार डिलीवर नहीं कर पा रही थी एंड एज ए रिजल्ट पूरी जो उनकी सप्लाई चेन थी वो भी देवर फ्रस्ट्रेटेड, तो ऐसे समय पर टाटा डिसाइडेड टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी और उन्होंने अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, विच ऑल्सो मीन्स कि जिनकी जिनकी उन्होंने बुकिंग ले ली थी या जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो कार के कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स थे, इस सारी चेन में उन्होंने बड़ा क्लियर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की और किस स्टेज पर कहाँ क्या बॉटलनेक है वर्सेस कैसे कैसे आपको क्या क्या होगा, ये सारा मूवमेंट उन्होंने ट्रैक करवा के इसको बाकायदा ट्रांसपेरेंटली शेयर भी करना शुरू कर दिया कि जो हम कह रहे हैं वो कोई बहानेबाजी नहीं है या वो कोई इशू नहीं है प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं है कि फिर निगेटिविटी भी शुरू हो गई थी प्रोडक्ट के अराउंड में कि ये इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके इंजन खराब चल रहे हैं या इनका ये ठीक नहीं आ रहा। इस तरह के निगेटिव रूमर्स कंपटीशन ने फैलानी शुरू कर दी थी बिकॉज ऑफ द डिलेज। कंपनी ने बहुत ट्रांसपेरेंटली क्या इशू है, कैसे कैसे वो उसको टैकल कर रहा है, ये अपने एंड कस्टमर लेवल्स पर तक जाके उसको शेयर किया। फ्रेश बुकिंग लेनी उन्होंने बंद कर दी थी। अल्टीमेटली जो उनका मैसेज था वो बहुत अच्छे से कन्वे हुआ कि दे आर फोकसिंग ऑन कस्टमर सेफ्टी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट विच हेल्प देम रीगेन ट्रस्ट एंड मेंटेन देयर रेपुटेशन। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में भी बोला, टाटा एज ए कंपनी considers their reputation, their goodwill of brand Tata as the cornerstone of their business, यानी वो बिजनेस का की रीढ़ की हड्डी है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। सो टाटा ग्रुप ने इस तरह से एक रेपुटेशन का जो इनका इशू आया था ड्यूरिंग द नैनो प्रोजेक्ट लॉन्च, उसको इस तरह से हैंडल किया। इन्फोसिस एक जायंट कंपनी है, ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनी है हिंदुस्तान से। 2017 में देयर इज़ अ पॉलिसी कॉल्ड विसल ब्लोअर पॉलिसी, जिसमें कोई भी अगर कंपनी की कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, और ये इंटरनल एम्प्लॉय भी हो सकता है या कोई बाहर का की संस्था भी हो सकती है, तो इन टर्म्स ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी एक ऐसा एलिगेशन लगा था 2017 में कि इन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो इनकी है इन्फोसिस की, उसमें इरेगुलरिटीज़ हैं और ये नहीं होनी चाहिए थी ना। कंपनी बीइंग वेरी सीरियस ब्रांड, इन्होंने स्विफ्टली एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की कि जो कहा जा रहा है वो कितना सत्य है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया कि ऐसा ऐसा एक इशू हमारी इंटरनल विसल ब्लोअर पॉलिसी से रेज हुआ है, जिस पे हमने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया गया, दे ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन। और जहाँ पर ये कमी पाई गई थी, सो दिस हैपेंड एक्चुअली, और ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी इसको उन्होंने स्वीकारा भी। जिस भी फंक्शन, जो लीडरशिप टीम थी, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया था सो दैट जो कल्प्रिट थे उनको उसका दंड भी मिला, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंटली करी। सो उनकी जो ट्रांसपेरेंट और प्रोएक्टिव अप्रोच थी, उससे उनके इन्वेस्टर्स पे, उनके क्लाइंट्स पे, उनके एम्प्लॉयज़ से वापस से उनको रीगेन हुआ, उनका जो ट्रस्ट लॉस हो रहा था कि इन्फोसिस के नाम पर कोई सोच नहीं सकता था कि सच काइंड ऑफ कंपनी कैन इंडल्ज इनटू फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग। तो जब एक ऐसा केस आया तो उन्होंने उसको बड़ी ट्रांसपेरेंटली खुद भी इन्वेस्टिगेशन किया, अथॉरिटीज़ से भी करवाया, और उसका जो रिजल्ट आया उसमें जो लोग कल्प्रिट थे, क्योंकि कंपनी वाज नेवर सेइंग कि इस तरह से करना चाहिए, ओवरऑल लेवल पर नहीं था, वो एक खास एसबीयू में, एक खास डिपार्टमेंट में ये इशू हुआ था, तो जिसको उन्होंने छुपाया नहीं, बहुत ट्रांसपेरेंटली उन्होंने उसको एड्रेस किया। और इस तरह के एड्रेसल से जो उनका बोर्ड था या जो उनके स्टेक होल्डर्स थे या इन्वेस्टर्स थे या क्लाइंट्स थे और एम्प्लॉयज़ थे, उन पर वो ट्रस्ट कायम रह सका कि इन्फोसिस एक जेन्युइन, एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन है। सो दिस इज हाउ दे टैकल दिस चैलेंज। नेस्ले इज अ फूड कंपनी, इट्स एन इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 2015 में इनका जो एक पॉपुलर प्रोडक्ट था मैगी, उसमें
लेड और MSG करके दो चीज़ें होती हैं, उसके जो परमिसिबल लेवल्स थे उससे बहुत ज़्यादा ये कंटेंट पाया गया. इट वॉज काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग विच हैपन टू कोका कोला एंड पेप्सी, जो कि पहले हो चुका था. सो लेड और MSG के जो कंटेंट थे वो इंस्टेंट नूडल मैगी में बहुत ज़्यादा पाए गए. मैगी इज़ अ सुपर हिट फूड अमंग किड्स अगेन. उसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो जो 2 मिनट का खाना और जो बच्चे मैगी पसंद करते हैं, अब इट इमीडिएटली स्ट्रक अ कॉर्ड विद द कंपनी कि ये तो बहुत, क्योंकि मैगी का जो कंट्रीब्यूशन था नेस्ले के ओवरऑल बिजनेस में, दिस ब्रांड हैड अ साइजेबल कंट्रीब्यूशन. मैगी का नेस्ले के ओवरऑल P&L में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. साथ ही साथ रेपुटेशन भी एट स्टेक आ गई थी. अब कंपनी ने इमीडिएटली एक स्टेप लिया. उसने जितना भी अफेक्टेड बैच था उसको रिकॉल किया मार्केट से. यानी देयर वाज एन इशू, देयर वाज एन एक्चुअल इशू. उस सारा माल जो कि आप मान के चलें कि नेस्ले ऑन अ गिवन डे लगभग 50 लाख दुकानों तक पहुंचता है. तो ये जितनी अफेक्टेड बैचेस थी, इनको रिकॉल करना एक बहुत बड़ा टास्क था. उसने बहुत तेजी से इसको मार्केट से रिकॉल किया और साथ ही साथ सो दैट द बैड प्रोडक्ट शुड नॉट रीच कंज्यूमर्स और कस्टमर्स, उनके पास ये ना जा पाए. अब जितना भी मार्केट में है उसको उठा लिया उसने. और इन सब में मार्केट में अगेन एक नेगेटिव संदेश गया कि प्रोडक्ट हैड एन इशू. जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी उनसे एंगेज किया गया प्रॉपर ढंग से कि और उनको बहुत ट्रांसपेरेंटली जो कंज्यूमर्स थे उनके साथ कम्युनिकेशन और मैसेजिंग भी प्रॉपर रही कि क्या इशू है, कैसे था, हाउ डिड इट हैपन. और ये केवल एक स्मॉल लॉट में हुआ है. रेस्ट ऑफ द मैगी इज सुपर टेस्टी, सुपर सेफ. और इस क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में उन्होंने कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन और कंज्यूमर का जो कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस रीगेन किया जाता है थ्रू क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स. कंपनी ने अपने जो क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स थे वो भी शेयर किए कि कितने स्टेप्स पर एक मैगी को क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है. उसमें जो पानी जाता है वो किस तरह का जाता है, कितने बार फिल्टर होकर जाता है, उसमें जो चीज़ें जाती हैं, जो इनपुट्स जाते हैं वो कहाँ से सोर्स होते हैं, किस किस तरह से उनको एनालाइज किया जाता है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है. और तभी सो दिस काइंड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल उन्होंने शेयर करना शुरू किया. इस सब का फ़ायदा ये हुआ कि कंपनी को वापस से कस्टमर का कॉन्फिडेंस मिला और इवेंचुअली कंपनी की और प्रोडक्ट की जो सेल्स थी वो मार्केट में कम बैक हुई. सो नेस्ले ने भी बहुत स्मार्टली अपने कोर प्रोडक्ट के साथ जब चैलेंज आया था तो उसको बहुत स्मार्टली हैंडल किया. भारती एयरटेल एक लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है और 2014 में इन्होंने जो इनका वॉइस ओवर प्रोडक्ट था, इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP बोलते हैं, उसके इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लेने शुरू किए. जैसे स्काइप और वाइबर करके दो चीज़ें यूज़ करते थे कंज्यूमर्स, तो इसका उन्होंने बहुत एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस लेना शुरू कर दिया और उसकी वजह से एक बैकलैश फेस करना पड़ा कंपनी को. अब पब्लिक आउटरीच और प्रोटेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही था. एयरटेल ने इसको समझा और बहुत क्विकली उन्होंने अपना डिसीजन रिवर्स किया. वो जो कंज्यूमर को चार्ज करने लग गया था स्काइप और वाइबर के यूसेज पर, जो एडिशनल मनी दे हैड टू शेल आउट, एंड आफ्टर द बैकलैश उन्होंने इमीडिएटली इस बात को समझा कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारा कंज्यूमर है, उसको ये कतई पसंद नहीं आया कि हमने इन सर्विसेज को चार्जेबल कर दिया या बहुत एक्स्ट्रा चार्ज हम इस पर ले रहे हैं. इट वॉज अ केस ऑफ गुड रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर फीडबैक. यानी अगर कस्टमर फीडबैक दे रहा है तो कंपनी ने बहुत प्रॉम्प्टली सुना, समझा और उस पर इमीडिएटली रिएक्शन दिया, जिससे कि एक बड़ी क्राइसिस अगर बैलून अप हो जाती तो वो एक मेगा क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकती थी. वेरी प्रॉम्प्टली, वेरी स्विफ्टली, एयरटेल बीइंग अ वेरी स्मार्ट कंपनी, उसने इमीडिएटली इसको टैकल किया और अपना वो डिसीजन रिवर्स कर लिया. इस तरह से एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी की जो एयरटेल की इमेज है वो कंटिन्यूड रही. बिकॉज जब एयरटेल अपनी रिसर्च करता है तो उसमें बार बार एक फैक्टर आ रहा था कि एयरटेल इज़ अ वेरी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी. अगर कस्टमर कोई फीडबैक देता है तो वो बहुत क्विकली अडॉप्ट करती है और उस पर रिवर्ट भी करती है. तो दे मेंटेन दैट काइंड ऑफ इमेज इन द मार्केट. अमूल एक लीडिंग डेयरी कोऑपरेटिव है एंड अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स के लिए भी जानी जाती है. एक बहुत बड़ा ग्रुप है और दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनीज में अमूल का नाम होता है. सो
ऑपरेशन फ्लड क्राइसिस 1990 में हुई थी, जिसमें कि ये पाया गया था कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कंटामिनेटेड है, यानी वो उसमें मिलावट है। अमूल टुक इमीडिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क। उसने इमीडिएटली बहुत सारे ऐसे करेक्टिव मेजर्स लिए जिससे कि मिल्क की जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हुई, वो टेक्निकलिटीज़ के थ्रू। और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी उसने इम्प्लीमेंट की और वो कैसे उसको कंट्रोल कर रहा था, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर से भी कम्युनिकेट की गई थी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर ही खरीदना बंद कर देगा अमूल का प्रोडक्ट, तो कंपनी चलेगी किसके लिए और ये सारी प्रोक्योरमेंट होगी किसके लिए। सो अमूल ऑल्सो वॉज वेरी प्रॉम्प्ट इन पुटिंग इट स्मूथली। उसने तुरंत ही रिएक्ट किया, तुरंत ही करेक्टिव मेजर लिए और अपने कंज्यूमर्स से उसको शेयर भी किया कि ये क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं, कभी भी आपको कंटामिनेटेड प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकता। रस्ट अश्योर्ड, अगर अमूल के स्टैम्प से ये स्टॉक आ रहा है तो आपको एक बेहतर स्टॉक दिया जाएगा, जिस पर कि कंपनी के जो कंज्यूमर्स थे उन्होंने भी ट्रस्ट किया। हेंस अमूल वॉज एबल टू रिगेन दिस ट्रस्ट। उनके स्विफ्ट और ट्रांसपेरेंट एक्शन ने उनके रेपुटेशन और उनके मार्केट शेयर को मेंटेन रखने में पूरी मदद की। सो आज के इस सेशन में हम लोगों ने मल्टीपल केस स्टडीज़ के थ्रू की, हमने अमूल की बातचीत की, वी टॉक्ड अबाउट नेस्ले, वी टॉक्ड अबाउट इन्फोसिस और इस तरह के, या टाटा मोटर्स की हमने बात की। इस तरह के सारे डिस्कशंस का एक ही समराइज्ड व्यू था कि हाउ टू रिपेयर, या अगर डेंटेड रेपुटेशन हो गई है किन्हीं एक्ट ऑफ कंपनी में या किसी कारणवश, तो उसको कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे रीब्रांड किया जाए, सो दैट अगर बिजनेस के लॉस की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं तो वो प्रॉपर ढंग से उसको एड्रेस किया जाए, उसको टाइमली रोका जाए और कंज्यूमर लेवल पर अगर ट्रस्ट का लॉस हुआ है तो उसको रीगेन किया जाए। हम लोगों ने शुरुआत की, हमने देखा कि कैसे मार्केट एनालिसिस होती है, कंज्यूमर रिसर्च होती है, उसका परसेप्शन क्या है, कहाँ पर गलती हो रही है कंज्यूमर के हिसाब से, उस परसेप्शन के बेसिस पर मैसेज कैसे क्रिएट किया जाए, कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट की जाए, ब्रांड की आइडेंटिटी कैसे रीटच की जाए, रिक्रिएट की जाए, और कैसे सोशल मीडिया को लेवरेज किया जाए, कैसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स डिज़ाइन किए जाएं, पीआर ड्राइव्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स डिज़ाइन किए जाएं और उनको कैसे लीवरेज किया जाए, क्या डिसाइड किया जाए। फाइनली ये सारा काम जो किया जा रहा है, इसको ये सही हो रहा है कि नहीं, कंज्यूमर या कस्टमर का ट्रस्ट उस लेवल से वापस आ भी रहा है कि नहीं, हमने जो करेक्शन स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है वो उतनी इफ़ेक्टिव है कि नहीं, इसके लिए भी हम लोगों ने बातचीत की कि कैसे इसको मेज़र करते रहना चाहिए और जो मीट्रिक्स हैं, जो टूल्स हैं, उनको देखते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ों से अगर कभी आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है कि किसी भी घटना के कारण या किसी भी इशू के कारण अगर आपकी रेपुटेशन का लॉस हुआ है, तो इन स्टेप्स के थ्रू आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप वापस से कंज्यूमर या कस्टमर लेवल पर अपना खोया हुआ विश्वास हासिल कर सकते हैं एंड इवेंचुअली अपने बिजनेस को सेफ गार्ड रख सकते हैं, यानी सुरक्षित रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन में इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू रिपेयर बैड रेपुटेशन, जो आज का विषय था, उस पर जो भी चर्चा हुई है वो आपके लिए मीनिंगफुल थी, आपके लिए कारीगर थी और उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस सेशन में जुड़े रहने के लिए, वन ऑन वन क्वेश्चनिंग के लिए आप नीचे दिए लिंक पर कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनके बारे में जानकर आप भी बन सकते हैं एक सफल उद्यमी। आज के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में हम आपको बताएंगे एफएमसीजी से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आज के सिनेरियो में साबित हो सकते हैं आपके लिए एक राइट चॉइस। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फुटबॉल या सॉकर बॉल एक तरह की स्फेरिकल बॉल है जिसका इस्तेमाल फुटबॉल या सॉकर खेलने में किया जाता है। ये खेल पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इस खेल में इस्तेमाल की जाने वाली फुटबॉल वल्कनाइज्ड रबर, सिंथेटिक लेदर, प्लास्टिक ब्लैडर और प्लास्टिक कवर से निर्मित की जाती है। इसे पेंटागन और हेक्सागन पैटर्न में स्टिच किया जाता है।
ये अंदर से हॉलो होती है और इसके अंदर हवा भरी जाती है। चूंकि ये खेल पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, तो जाहिर है कि फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको 300 पीसेस पर डे कैपेसिटी के प्रोडक्शन के लिए 2500 से 3500 स्क्वायर फीट एरिया, 30 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 24 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। साथ ही आप इस बिजनेस से 20% से 25% का मुनाफा भी आसानी से कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस। ज्वेलरी एक पर्सनल ऑर्नामेंटल एक्सेसरी है जो पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव और चार्मफुल बना देती है और साथ ही ये हमें क्लासी और एलिगेंट लुक भी देती है। ज्वेलरी को गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और डायमंड्स की मदद से तैयार किया जाता है, जो अलग अलग डिजाइन्स और पैटर्न्स में तैयार होती है, जिनमें बैंगल्स, नेकलेस, ईयररिंग, नोज रिंग, ब्रेसलेट और एंकलेट इत्यादि तैयार किए जाते हैं। अगर आप इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1000 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 3 से 4 मैन पावर की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ लाइट वेट मशीन के लिए 20 लाख और ऑटोमेटिक मशीन के लिए 30 लाख तक के इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस से आप 15% से 20% तक का मुनाफा भी आसानी से कमा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, मॉस्किटो लिक्विड रिपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग। आज के समय में कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो गंदगी से फैलती हैं। ऐसे में मच्छरों से सुरक्षा के लिए और चिकनगुनिया, जीका, वेस्ट नाइल, डेंगू और मलेरिया जैसी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए मॉस्किटो लिक्विड रिपेलेंट का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। आपको बता दें कि साल 2021 में मॉस्किटो लिक्विड रिपेलेंट की वैल्यू ग्लोबल मार्केट में 6.9 बिलियन $। थी। साथ ही यह अनुमान है कि 2026 तक 5.6% CAGR के साथ ये 9 बिलियन $। तक जा सकती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 7 से 8 लाख की मशीनरी कॉस्ट, 200 से 500 स्क्वायर फीट एरिया, 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 2 से 3 मैन पावर की आवश्यकता होगी। और इस बिजनेस से आप लगभग 15% से 20% प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम बात करेंगे चारकोल बॉडी एंड फेस वॉश मेकिंग बिजनेस की। आपको बता दें कि ये एक तरह का लिक्विड जेल होता है। चारकोल में एक्सफोलिएटिव और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो डर्ट पोल्यूशन और साथ ही फेस और बॉडी के डेड स्किन को भी हटाती है। इसे शावर जेल बेस, चारकोल पाउडर, कलर और प्रिजर्वेटिव्स आदि की मदद से तैयार किया जाता है। साथ ही ये स्किन मॉइस्चर को बनाए रखता है और स्किन से एक्सेस ऑयल को हटाता है। इस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड काफी हाई है। ऐसे में अगर आप भी इस बेहतरीन बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1200 से 1400 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 6 से 8 मैन पावर और 32 से 35 लाख के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस को शुरू करके आप 15% से 18% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बिजनेस आइडिया सेगमेंट। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेगमेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जहां आप एक्सपर्ट से अपने सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।